सबों को जोहार साथियों। अभी मैं मणिपुर के आदिवासियों ने मणिपुर के अपने कुछ ज़िलों में स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल की घोषणा की है। इसमें इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम का कहना है कि केंद्र ने सेलेक्टिव जस्टिस के कारण हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। मणिपुर में कुकीजो लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडिजिनस ट्राइबल्स लीडर्स फोरम यानी कि ITLF ने कुकी आदिवासियों के प्रभुत्व वाले ज़िलों में सेल्फ रूल की घोषणा की है। ITLF के एक नेता ने कहा कि आदिवासी समुदाय का एक अलग मुख्यमंत्री होगा और समुदाय के उन सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिन्हें 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य की राजधानी इम्फाल से बाहर कर दिया गया था। ITLF के महासचिव मुआन टोम्बिंग ने बुधवार को द हिंदू को बताया कि केंद्र सरकार के चयनात्मक न्याय के मद्देनज़र उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र हमें मान्यता नहीं देता है तो हमें कोई परवाह नहीं है। इस योजना पर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है। तेंगनौपाल, कांगपोकपी और चुराचांदपुर जिलों में कुकीजो लोगों का स्वशासन होगा। हमें मेतेई मणिपुर सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इस मुद्दे पर अभी तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। श्री टोम्बिंग ने कहा कि अगस्त में संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कुकीजो लोगों को बाहरी कहा गया था। उन्होंने भविष्य में मंत्री से मिलने से भी इनकार कर दिया। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने 3 मई से गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की है। कुछ दिनों पूर्व भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों और होम मिनिस्ट्री के पूर्वोत्तर के सलाहकार AK मिश्रा की एक टीम ने चुराचांदपुर में पूर्वोत्तर नेताओं से मुलाकात की थी। श्री टोम्बिंग ने कहा कि छात्र जातीय हिंसा के कारण पीड़ित हैं और केंद्र सरकार जानबूझकर उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज कर रहा है। 800 से अधिक छात्र हैं जिनका भविष्य खतरे में है। लगभग 120 मेडिकल छात्र और 600 से अधिक नर्सिंग छात्र पिछले कई महीनों से अपनी शिक्षा जारी रखने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें मणिपुर वैली स्थित कॉलेजों से बाहर निकाल दिया गया है। इससे पहले 10 कुकीजो विधायकों ने मई में अलग प्रशासन की मांग दोहराई थी। मणिपुर के ये 10 विधायक जो चिन, कुकी, मिजो, जोमी, हमार समुदायों से ताल्लुक़ रखते हैं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिए गए एक ज्ञापन में दावा किया है कि उनके लोगों ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में विश्वास खो दिया है और 3 मई को भड़की हिंसा के बाद घाटी यानी वैली जहां मेतेई लोग रहते हैं में फिर से बसने के बारे में वे अब नहीं सोच सकते। इन 10 विधायकों में से 7 सत्तारूढ़ भाजपा से हैं जिनमें 2 मंत्री भी हैं। इसके अलावा कुकी पीपल्स अलायंस के 2 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इन्होंने बीते 15 मई को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी ताकि उन्हें मौजूदा अशांति से अवगत कराया जा सके और उनके लोगों के लिए अलग प्रशासन की मांग की जा सके। विधायकों ने पहाड़ों में एक अलग प्रशासन की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि मेतेई समुदाय हमसे नफरत करते हैं, हमारा सम्मान नहीं करते हैं। आवश्यकता अब हमारे लोगों द्वारा बसाई गई पहाड़ियों के अलग प्रशासन की स्थापना के माध्यम से अलगाव को औपचारिक रूप देने की है। हम अब और साथ नहीं रह सकते। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा भड़कने के बाद से किसी भी केंद्रीय मंत्री ने राज्य का दौरा नहीं किया है। इन विधायकों ने गृह मंत्री से दोनों समुदायों के प्रशासन को अलग करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करते हुए कुकी, चिन, मिजो, जोमी, हमार आदिवासियों के खिलाफ बहुसंख्यक मेतेई समुदाय द्वारा अशांति को संस्थागत जातीय सफाई के रूप में वर्णित किया, जो ज़्यादातर राज्य के 10 पहाड़ी ज़िलों में रह रहे हैं। मणिपुर में कुल 16 ज़िले हैं जिसमें से 6 मेतेई लोगों के वैली क्षेत्र में स्थित हैं। घाटी क्षेत्र मतलब मेतेई इलाका ऐसे हम कह सकते हैं। इससे पहले 11 मई को N बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की भाजपा सरकार के 2 मंत्रियों सहित राज्य के कुकी, चिन, मिजो, जोमी, हमार समुदाय के संबंधित 10 विधायकों ने एक प्रेस बयान जारी कर केंद्र सरकार से भारतीय संविधान के तहत एक अलग प्रशासन बनाने और अपने समुदाय के लोगों को मणिपुर राज्य के साथ शांतिपूर्ण पड़ोसियों के रूप में रहने देने का आग्रह किया था। हालांकि मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने बीते 15 मई को अलग प्रशासन की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि मणिपुर के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जाएगी। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचांदपुर में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला और आदिवासी निकाय ने
कुकी जो लोगों से जुड़े कम से कम 20 मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा। अब आइए जानते हैं कि उत्तर पूर्व में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कैसे अस्तित्व में आए, मणिपुर की जो काउंसिलें हैं वो अन्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न हैं और इसका राज्य के मौजूदा संकट से क्या संबंध है। देखिए, मणिपुर में जो चल रहे संघर्ष को सुलझाने और कुकियों को शांत करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि मौजूदा ऑटोनोमस हिल काउंसिल यानी कि स्वायत्त पहाड़ी परिषदों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। लेकिन राज्य सरकार 3 मई को हिंसा की शुरुआत के बाद से कुकियों द्वारा की गई अलग प्रशासन की मांग का विरोध कर रही है। कुकी आदिवासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि हिल काउंसिल यानी कि पहाड़ी परिषदें अच्छा प्रभाव छोड़ने में असफल रही है, मतलब फेल हो चुकी है। जब अंग्रेज़ों ने असम पर कब्जा किया तो वहाँ के आदिवासियों ने भूमि पर अंग्रेजी कानून को लागू करने का जमकर विरोध किया, क्योंकि उनके पास अपने स्वयं के प्रथागत कानून थे। टकराव से बचने के लिए चूँकि अंग्रेज़ केवल क्षेत्र के आर्थिक शोषण में रुचि रखते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से असम के पहाड़ी क्षेत्रों को भी एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड क्षेत्र बनाकर एक्स्ट्रा टेरिटरी घोषित किया गया। इन क्षेत्रों में संघीय या प्रांतीय कानून तब तक लागू नहीं होंगे जब तक राज्यपाल को यह महसूस न हो कि शांति और सुशासन के लिए उनकी आवश्यकता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रावधान का उद्देश्य था कि आदिवासियों को स्वशासन करने की अनुमति दी जाए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस प्रावधान को गोपीनाथ बरदोलोई की एक अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संविधान की 6ठी अनुसूची में सुधार के साथ अपनाया गया था। इसने असम के 6 पहाड़ी जिलों यूनाइटेड खासी जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट, नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ कछार हिल्स डिस्ट्रिक्ट और मिकिर हिल्स डिस्ट्रिक्ट में स्वायत्तशासी जिला परिषद यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की सिफारिश की थी, ताकि आदिवासी लोग अपनी पहचान और संसाधनों की रक्षा कर सकें। इनमें से कुछ पहाड़ी ज़िले बाद में राज्य बन गए, जैसे खासी गारो जिससे मेघालय बन गया, नागा हिल्स जिससे नागालैंड बन गए, जबकि लुसाई हिल्स मिजोरम बन गए। और मौजूदा एडीसी को या तो शामिल कर लिया गया या उनका नाम बदल दिया गया या नए बनाए गए। त्रिपुरा को 1986 में सूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में उत्तर पूर्व में 6ठी अनुसूची के तहत 10 एडीसी हैं। इनमें से 3 असम, मेघालय और मिजोरम में और एक त्रिपुरा में है। असम में नॉर्थ कछार हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कार्बी एनालॉग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो मेघालय में खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। उसके बाद मिजोरम में चकमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और लाई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। जबकि मणिपुर में 6 एडीसी हैं। ये 1971 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 371C के तहत अस्तित्व में आए। बरदोलोई समिति ने एडीसी के तहत क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण की भी सिफारिश की, जो उन एडीसी के अधिकार क्षेत्र में छोटी जनजातियों की ज़रूरतों को पूरा करेगी। संविधान में 6ठी अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत एक राज्य के भीतर स्वायत्तशासी प्रशासनिक इकाई के गठन के प्रावधानों के साथ अपनाया गया था। एडीसी को स्वायत्तता के रूप में राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। 6ठी अनुसूची के अनुसार राज्य के भीतर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 5 साल की अवधि के साथ 30 सदस्य होते हैं, जो जल, जंगल और ज़मीन तथा कृषि, विलेज काउंसिल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर स्तर की पुलिस व्यवस्था, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि एवं अन्य के संबंध में कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इसका अपवाद है, जिसके 40 से अधिक सदस्य हैं और उसे 39 मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार है। एडीसी के पास मामलों की सुनवाई के लिए अदालतें बनाने की भी शक्तियां हैं, जहां दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और सज़ा 5 साल से कम की जेल है। संविधान सभा में बहस के दौरान मेघालय तब खासी हिल्स के नेता जेम्स जॉय मोहन निकोल्स रॉय द्वारा लाए गए प्रस्ताव का असम के कुछ प्रतिनिधियों ने इसलिए विरोध किया था कि एडीसी आदिवासियों की आदिम विशिष्टता को कायम रखने का एक प्रयास है, जबकि रॉय ने तर्क दिया था कि आदिवासी जीवन लैंगिक असमानता, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त था, जो कि आधुनिक भारतीय समाज जिस पर अभी जाके जागना शुरू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष BR अम्बेडकर ने रॉय का समर्थन किया था।
मणिपुर की पहाड़ी परिषदें हैं क्या एक्चुअली? यद्यपि मणिपुर शासन विभाजन के उसी चरण से गुजरा था जब 1891 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन किसी तरह इसके पहाड़ी क्षेत्रों को भी कभी छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। मणिपुर के महाराजा ने 1839 में क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और शासन से बाहर करने के लिए अंग्रेजों के साथ सहमति व्यक्त की थी। दरअसल 1960 के दशक की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासन की मांग उठती रही है। इस संदर्भ में दिसंबर 1971 में संसद में मणिपुर हिल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट पारित किया गया, जिससे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में एडीसी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये क्षेत्र इसके भौगोलिक क्षेत्र का 90% हिस्सा थे, जिनमें से नागा, कुकी, जोमिज, हमार आदि जनजातियां निवास करती है। उस समय मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ भी कानून का घोषित उद्देश्य पहाड़ी लोगों को स्वशासन का मौका देना, उनकी पहचान और संस्कृति की रक्षा करना और उन्हें अपने संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देना था। परिषदों में 18 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए जिन्हें निर्वाचित किया जाना है, और टैक्सेशन, संपत्तियों के रखरखाव, भूमि आवंटन, जंगलों के प्रबंधन, खेती के विनियमन और विवाह, विरासत, सामाजिक रीति रिवाजों और प्रमुखों की नियुक्ति मामलों पर विधायी अधिकार की शक्तियाँ हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर एडीसी छठी अनुसूची के एडीसी से किस प्रकार से भिन्न है। हालांकि मणिपुर एडीसी के पीछे का कानून छठी अनुसूची से प्रेरित था, लेकिन इसमें उतनी शक्ति का अभाव है। छठी अनुसूची के एडीसी संविधान के अनुच्छेद 244(2) से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जबकि मणिपुर के अधिनियम के प्रावधानों के कारण राज्य विधानसभा पर निर्भर है। छठी अनुसूची के तहत एडीसी के पास शासन के कई मामलों में व्यापक विधायी शक्तियाँ हैं, जबकि मणिपुर में वे विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों के व्यक्तिगत मामलों तक ही सीमित हैं। छठी अनुसूची के एडीसी को कानून बनाने के लिए अपने प्रस्ताव पर केवल राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि मणिपुर के एडीसी के लिए उन्हें हिल एरिया समितियों यानी पहाड़ी विधायकों को मिलाकर के माध्यम से भेजना होगा और उसे राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करना होगा। हालांकि दोनों के पास बजट बनाने की शक्तियां हैं। छठी अनुसूची के एडीसी को राज्य के माध्यम से केंद्रीय अनुदान मिलता है, आर्टिकल 275, जबकि मणिपुर के एडीसी को वित्तीय हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। मणिपुर एडीसी उपायुक्त के अधीन होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। लगभग सभी मामलों में डीसी का निर्णय अंतिम होता है जब तक कि राज्यपाल द्वारा उसे खारिज नहीं किया जाता। राज्यपाल की सहमति से डीसी एडीसी को भंग भी कर सकता है, जबकि इसके विपरीत छठी अनुसूची के एडीसी उपायुक्त पर निर्भर नहीं है। मणिपुर में एडीसी कैसे विकसित हुए, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। मणिपुर में आदिवासियों ने छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए लंबे समय से आंदोलन किया, लेकिन राज्य सरकारें छठी अनुसूची में ना लाकर एक विशेष अधिनियम के माध्यम से एडीसी का गठन करना चाह रही है, जिसका यहाँ के आदिवासियों ने विरोध किया। प्रावधानों और राज्य सरकार के कथित असहयोग से निराश होकर आदिवासियों ने 1990 से 2010 के बीच 2 दशकों तक अपने क्षेत्र के एडीसीओ में यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों में चुनाव का बहिष्कार किया और एडीसी को ठप कर दिया। किसी भी एडीसी ने काम नहीं किया। विधानसभा में संशोधन लाने के प्रयास या तो विफल हो गए या रोक दिए गए या उन्हें दिखावटी माना गया। एडीसी के लिए अधिक स्वायत्तता का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में 2000 में एक संशोधन विधेयक के माध्यम से लाया गया था, लेकिन इन बदलावों को 2006 में एक अन्य विधेयक द्वारा प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया था। 2008 में लाए गए संशोधन अपर्याप्त पाए गए। 2021 के बाद से मैतेई समुदायों के विरोध के कारण एडीसी को अधिक स्वायत्तता देने के लिए संशोधन का प्रस्ताव करने वाला विधेयक विधानसभा में पेश ही नहीं किया गया। मणिपुर प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि कानून अपने आप में कमजोर था, यहाँ तक कि 1972 में मणिपुर के राज्य बनने के बाद इसमें निहित कई शक्तियाँ भी एडीसी को हस्तांतरित नहीं की गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मणिपुर में एडीसी ने कभी ठीक से काम नहीं किया, यह इतना अव्यवस्थित रहा है और राज्य द्वारा बजटीय आवंटन कई बार इतना कम रहा है कि कुछ एडीसी वेतन का भुगतान करने में भी सक्षम नहीं है। इस तरह सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए मणिपुर के एडीसी को नॉन फंक्शनल बना दिया गया है, लेकिन यह सब जानबूझकर आदिवासियों के एडीसी को असहाय कर दिया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मणिपुर के आदिवासी छठी अनुसूची अंतर्गत संवैधानिक प्रक्रिया वाली एडीसी चाहते हैं और वही राज्य की मैतेई सरकार नहीं चाहती है।
वे ये नहीं चाहते कि वहाँ के आदिवासी संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत दर्ज हों, बल्कि हमेशा राज्य सरकार के रहमो करम पर हों। इन्हीं कारणों से मणिपुर के आदिवासियों ने अपने ज़िलों में स्वशासन की घोषणा की और सरकार के सेलेक्टिव जस्टिस को जवाब दिया। वैसे भी हम सुनते रहे हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी जब आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है मतलब आपको ये लोग न्याय देने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए अपना तंत्र स्वशासन के रूप में स्थापित कर देना चाहिए, क्योंकि स्वशासन आदिवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी घोषणा पत्र में आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार और उसके निमित्त आवश्यक तंत्र विकसित करने का अधिकार देता है। इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सबों को धन्यवाद। जोहार।